Hello everyone, welcome to our channel Online Commerce Classes. Please subscribe our channel, press the bell icon for next update. आज हम लोग करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट 1। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फैक्टर अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब कोई कंपनी किसी न्यू प्रोजेक्ट मशीनरी का एस्टेब्लिशमेंट करती है तो कंपनी को फंड की ज़रूरत होती है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ये विभिन्न सोर्स से और वेरियस कॉस्ट पर रेज की जाती है, जैसे कि डिवेंचर, बॉन्ड, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, रिटर्न अर्निंग। जब एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर डेब्ट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन होता है, डिवेंचर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म होते हैं और इक्विटी कॉमन स्टॉक, प्रिफर्ड स्टॉक एंड रिटर्न अर्निंग के रूप में होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी की कैपिटल और ओवरऑल ऑपरेशन और ग्रोथ को शो करती है। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेफर टू द कॉस्ट ऑफ फर्म फंड इंक्लूडिंग डेब्ट, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होता है वो कंपनी में जो हम फंड रेज करते हैं, जिसमें कि डेब्ट, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, इस पर जो हमको रिटर्न में कॉस्ट चुकाना होता है, ये होता है। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज सिंपली द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय दोज हु प्रोवाइड कैपिटल फॉर मनी। आपके संगठन में कोई जो अपना धन लगाता है, जो इन्वेस्ट करता है अपना मनी, वो कुछ ना कुछ पाने के लिए करता है। तो वो जो एस्पेक्ट करता है, आपसे आशा करता है कि हमें इतना रिटर्न मिलेगा, वो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। अगला, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। क्या करें? ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी इनहांस इट्स वैल्यू एंड डिक्रीज द कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर में जो इक्विटी और डेब्ट का कॉम्बिनेशन अच्छा है, तो आपकी कंपनी का वैल्यू जो होगा वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। एंड डिक्रीज क्या करेगा? कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अगर आप अपने कंपनी में ज़्यादा मात्रा में डेब्ट रखे हुए हैं और कम मात्रा में इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर रखे हुए हैं, तो क्या होगा? आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल अधिक आएगा। इसलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो अगर अच्छा होगा, अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आएगा। Therefore, a company needed to determine overall cost of capital and weighted cost of capital while making investment decision. जब कंपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेती है तो उस समय कंपनी को कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल का डिटरमाइन करना जरूरी होता है। चलिए, गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेलेक्ट दैट प्रोजेक्ट which are expected to earn return higher than the cost of capital। यहाँ एक गौर करने वाली बात है, earn return higher than the cost of capital। एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसी प्रोजेक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहेगी जिसका रिटर्न जो होगा उसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्या होगा? ज़्यादा होगा। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑल्सो नोन एज हर्डल रेट, कट ऑफ रेट, डिस्काउंट रेट, टारगेट रेट, स्टैंडर्ड रेट, रिटर्न इन्फ्लेशन रेट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब जो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को जानते हैं, इसका केवल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से ही नहीं जाना जाता है, ये बहुत सारे नामों से जाना जाता है जो कि इसमें है, जैसा हर्डल रेट, कट ऑफ रेट, डिस्काउंट रेट, टारगेट रेट, स्टैंडर्ड रेट, रिटर्न इन्फ्लेशन रेट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलिए, अब कुछ फैक्टर्स है, फैक्टर अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि क्या करती है? हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इफेक्ट करती है। उसके बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला है हमारा लेवल ऑफ इंटरेस्ट। लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट कॉस्ट ऑफ डिवेंचर और इक्विटी दोनों को इफेक्ट करती है। जब जनरल इंटरेस्ट रेट में
गौर कीजिएगा, जब जनरल इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज होता है तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो होता है इंक्रीज करता है, और यह कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी इंक्रीज कर देता है। क्या ध्यान देने वाली बात है, जब जनरल इंटरेस्ट रेट में वृद्धि होती है तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर डेब्ट इंक्रीज करता है, तो यह क्या करता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बढ़ा देता है। अगला क्या है, टैक्स रेट। क्या है, टैक्स रेट। टैक्स रेट का इफेक्ट कॉमन मतलब इकोनॉमी पर भी पड़ता है तथा आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट पर भी पड़ता है। कॉस्ट ऑफ डेब्ट रिड्यूस करता है जब क्या होता है, टैक्स रेट इंक्रीज करता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, जब टैक्स रेट इंक्रीज करता है तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या करता है, डिक्रीज करता है। अगला क्या है, रिस्क फ्री रेट। ये तीसरा नंबर है, रिस्क फ्री रेट। जब आप किसी कंपनी में अपना मनी इन्वेस्ट करते हैं तो उसका परचेजिंग पावर जो होता है आपके पास नहीं रह जाता है। उस टाइम तक आपका जो परचेजिंग पावर होता है उस मनी का, वो जिसके पास आप इन्वेस्ट करते हो उसके पास होता है। तो बात यहाँ पे क्या हुई, अब वो जो हम उतना नुकसान सह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नुकसान सह रहे हैं, किसका, परचेजिंग पावर का। उसके लिए आप चाहोगे कि हमें एक कंपनसेशन मिले। जो रिस्क फ्री रेट होता है वो क्या होता है, वही कंपनसेशन जो मिलता है हमें वही होता है, क्या है, रिस्क फ्री रेट। चलिए अगला है टैक्स रेट, नहीं अगला है बिजनेस रिस्क प्रीमियम और ऑपरेटिंग रिस्क। यह क्या होता है, अर्निंग बिफोर टैक्स होता है जो कि सेल्स में फ्लैक्चुएशन के कारण होता है। अब आप गौर कीजिए, जब जिस ऐसी कंपनी जिसका सेल्स और सप्लायर ऑफ फंड में ज़्यादा फ्लैक्चुएशन होगा तो कंपनी का जो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन पर हायर रिस्क होगा, उसका रिस्क बढ़ जाएगा और क्या करेगा, डैमेज करेगा। और ये डैमेज करना स्टार्ट करेगा, जिससे कि क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होगा इंक्रीज कर जाएगा। चलिए अगला है फाइनेंशियल प्रीमियम रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क फर्म की फ्लैक्चुएशन ऑफ कैपिटल से जुड़ा होता है, जो कैपिटल में फ्लैक्चुएट करता है, कभी डेप्ट बढ़ जाता है, कभी इक्विटी बढ़ जाता है। डेप्ट और इक्विटी, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, डेप्ट और इक्विटी के अनुपात को ही हम, जो अनुपात होता है उसको, उसके कारण जो फ्लैक्चुएशन क्रिएट होता है उसको क्या कहते हैं, फाइनेंशियल रिस्क कहते हैं। यह कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट की मात्रा, डिवेंचर की या डेब्ट की मात्रा जो बढ़ जाती है उसके कारण जो रिस्क क्रिएट होता है वो क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क। क्योंकि कंपनी का जो एक फिक्स इंटरेस्ट का जो रेट होता है, लाइबिलिटीज होता है, जो पेमेंट करना पड़ता है इन्वेस्टर को, होने पर जो इंटरेस्ट रेट का लाइबिलिटीज बढ़ता है, जिससे कि इन्वेस्टर अधिक रिस्क महसूस करने लगते हैं। और अधिक रिस्क करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है वो इंटरेस्ट के लाइबिलिटीज को जो हम पेमेंट करते हैं उसके लिए जो फुलफिल नहीं कर पाता, उसको पेमेंट करने में वो सक्षम नहीं होता है। इसलिए इन्वेस्टर जो होते हैं रिटर्न के अधिक दर का मांगना शुरू कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अगला क्या है, अदर फैक्टर, जिसके में दो चीज़ आता है, एक लिक्विडिटी और एक प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी जो, जब अगर फाइनेंशियल सोर्स में लिक्विडिटी होगी, आपका जो फाइनेंशियल सोर्स होगा उसमें लिक्विडिटी होगा, जैसे कि अगर इक्विटी शेयर जो है वो मार्केट में फ्रीली ट्रेडेबल होंगे, मतलब वो फ्रीली बिकेंगे सेकेंडरी मार्केट में, तो क्या होगा, फर्म को इक्विटी रेज करने में लोअर कॉस्ट पर भी फर्म क्या करेगी, इक्विटी रेज कर लेगी। दूसरा क्या, प्रॉफिटेबिलिटी। अगर प्रॉफिटेबिलिटी अधिक होगी तो वह बिना कॉस्ट बढ़ाए भी कंपनी क्या करेगी, सोर्स से फाइनेंस रेज कर पाएगी, जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी अगर कम होगा तो रेज करने में कॉस्ट बढ़ाना होगा। अगर प्रॉफिटिबिलिटी अधिक है तो संस्था के पास यह रिस्क नहीं होता है कि मेरा प्रॉफिट कम है या ज़्यादा है, हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अब कुछ सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस है जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में है। जैसा कि पहला क्या, इवेलुएटिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को
कैलकुलेट करने में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का अत्यधिक सहयोग होता है, तथा कैपिटल बजटिंग डिसीजन में भी लेने में, जितना भी कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हैं कंपनियों में, उसमें भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का योगदान होता है। दूसरा है डिजाइनिंग द डेब्ट पॉलिसी ऑफ फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर। फर्म का जो कैपिटल स्ट्रक्चर का डेब्ट पॉलिसी जो डिटरमाइन करते हैं, उसमें भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का महत्व होता है। चलिए अब परफॉर्मेंस अप्रीजल ऑफ टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट का जो परफॉर्मेंस अप्रीजल होता है, उसको करने में अगर अच्छा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर लोअर रहेगा या कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होगा वो कम होगा, तो हम मानेंगे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होगा किसी प्रोजेक्ट का, जो क्या होगा उस प्रोजेक्ट के रिटर्न से ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मानेंगे कि वो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो क्या है, अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही है। चलिए अगला है इम्पोर्टेंस इन डिविडेंड डिसीजन एंड वर्किंग कैपिटल डिसीजन। डिविडेंड कैसे, हमको जो डिविडेंड डिसीजन लेते हैं उसमें भी क्या है, ये महत्वपूर्ण होता है, तथा वर्किंग कैपिटल पॉलिसी जो हमारा वर्क संस्था का वर्किंग कैपिटल पॉलिसी होगा उसमें भी ये महत्वपूर्ण योगदान देता है। चलिए अब आज का हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और साथ में आपको ये बताना चाहते हैं कि आगे हम करेंगे जो भी इस टॉपिक का होगा वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ही रिलेटेड होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी बचा हुआ है जो कॉस्ट कैलकुलेट करना, तो अगला टॉपिक मेरा होगा कॉस्ट कैलकुलेट करना। चलिए अगर आपको इसमें समझने में कुछ दिक्कत आई हो या कुछ डाउट्स रह गया हो, तो आप हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं और खुद में इम्प्रूवमेंट ला सकूं। तथा आपने अगर पार्ट 1 एवं पार्ट 2 नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट है। धन्यवाद।